तो क्या आप भी मेरी तरह स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस, मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पूरा कि बेसिक्स ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस जानने से पहले हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्या पड़ती है एंड कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं कि आपकी कंपनी की प्रॉफिट्स क्या है, आपकी कंपनी का एबिटा क्या है। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टर्म्स एक बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी टर्म्स होते हैं ना, ये सारे हमारे फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, ये बिजनेस रिलेटेड टर्म्स होते हैं, ये स्टॉक मार्केट के टर्म्स होते हैं। इनमें जो भी प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है, जो भी कंपनी का प्रीवियस डाटा होता है, कंपनी का सेल्स का डाटा, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। जो पहला तरीका होता है, पहले तरीके में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की जब आप बात आती है तो वहां पर काम करते हैं फंडामेंटल्स। और जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग होती है बेसिकली डे बाय डे। मतलब एक दिन के अंदर आपने तुरंत कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी ऑप्शन खरीदा और तुरंत के तुरंत उसे बेच दिया। अब यहाँ पर जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं, कोई भी स्टॉक अगर आप उठाएंगे तो उसमें खाली फंडामेंटल्स देख के एंड आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत चीजें हमें देखनी होती हैं, जिन चीजों के ऊपर फिर हम उस स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। एंड अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की तो वहां पर काम आते हैं टेक्निकल्स, जहां पर भी बात होती है चार्ट पैटर्न्स की, प्राइस एक्शन की एंड प्राइस की मूवमेंट की। तो वो सारी बात आती है हमारी ट्रेडिंग के अंदर एंड टेक्निकल्स के अंदर। टेक्निकल्स बेसिकली हमें बताते हैं कि किस टाइप से जो चार्ट है वो मूव कर रहा है एंड क्या इसकी प्रिडिक्शन हो सकती है। ठीक है, तो अगर टेक्निकल्स के ऊपर मुझे आपको वीडियो देखनी है तो मुझे बता देना, मैं एक टेक्निकल्स के ऊपर फुल एंड एक बहुत अच्छी वीडियो बनाकर आप तक दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्टरल एनालिसिस की, तो सेक्टर एनालिसिस कैसे होता है उसकी हम पहले बात करते हैं। अब देखिए, जब सेक्टर की बात हो रही है तो वहां पर सबसे पहले हमें देखना होता है किसी भी सेक्टर में। मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर है, जैसे आईटी में एआई आ रहा है, तो वहां पर क्या होता है, हमें कंपटीशन सबसे ज्यादा देखना पड़ता है कि किसी भी सेक्टर में कंपटीशन कितना है। जिस सेक्टर में कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कठिन होगा उस सेक्टर में पैसा बनाना, और उतना ही ज्यादा पैसा उस सेक्टर में बनेगा भी। अब जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब हम इसके अंदर ये चीज देखेंगे कि कौन सी कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिसकी उसकी प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, हमें कंपनी को थोड़ा सा इंडस्ट्री ऐसी पकड़नी है जिसके पास कुछ ऐसी एज हो जो वो काफी मतलब कंपटीशन में से निकलकर बाहर आए। अब जैसे एआई है, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी ने एक ऐसा एआई बनाया जिसका जो पेटेंट है वो सिर्फ उसी के पास है, उसका पेटेंट किसी और के पास नहीं है। वो खाली कंपनी उस पेटेंट को यूज कर सकती है, उस मतलब जो उसने एआई लॉन्च करा उसे सिर्फ वो ही कंपनी यूज कर सकती है। तो अब उस कंपनी के पास एक एज आ गई जिनसे वो कंपटीशन से बाहर निकल के आ चुकी है। अब उस कंपनी के लिए बहुत आसान होगा थोड़ा कंपटीशन से बाहर आकर पैसा बनाना। ठीक है, तो पहली चीज हम सेक्टर के अंदर ये चीज ढूंढेंगे कि जैसे कौन से सेक्टर में कंपटीशन कम है। जैसे आईटी सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर फार्मा सेक्टर होता है, फार्मा सेक्टर है एंड ऐसे काफी सारे आपको सेक्टर देखने को मिल जाएंगे। सिविल सेक्टर होता है, डिफेंस सेक्टर होता है। ठीक है, तो ये लॉन्चिंग कंपनी पैसा नहीं देती, ज्यादातर स्टार्टअप कंपनी जो होती है वो अच्छा पैसा देती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लेकिन लॉन्चिंग कंपनी से बचना होता है क्योंकि उतनी ही रिस्कियर होती है। अब आपको पता है जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहां पे पैसा भी ज्यादा है। अब दूसरी स्टेज जो आती है हमारी, दूसरी स्टेज आती है हमारी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरी स्टेज को। दूसरी स्टेज होती है हमारी ग्रोथ स्टेज।
अब ग्रोथ स्टेज में क्या, अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ स्टेज में बेसिकली वो कंपनीज आती हैं कि मान लीजिए अब जो ये XYZ कंपनी थी, इसने लॉन्च के बाद एक इसने अपना बिजनेस जो है वो अच्छा बिठा लिया है, अब उसका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, एंड अब क्या हो रहा है कि लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कंपनी एक ग्रोथ पाने के बाद आगे उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास कि वो और ज़्यादा पैसा बना सकती है। तो वहां पर वो आती है उस कंपनी की ग्रोथ स्टेज। तो ऐसी ग्रोथ स्टेज में पैसा इन्वेस्ट करना काफी अच्छा माना जाता है जनरली, क्योंकि वहां पर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, एंड उन्हें ही हम कहते हैं मल्टी मल्टी बैगर स्टॉक्स, जो आपने सुने होंगे उन्हें ही हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं, जिनका मल्टीपल काम होता है, तो हम वो मल्टीपल जगह से पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन आती है हमारी मैच्योर स्टेज। अब मैच्योर स्टेज में क्या होता है, मैच्योर स्टेज वो स्टेज होती है जब कंपनी मैच्योर हो चुकी है, कंपनी का बिजनेस जो है वो जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच चुका है, अब कंपनी सिर्फ कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है। अब उसकी ज्यादा, आप जैसे पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहें तो आपको ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको मिलने को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर सेक्टरल एनालिसिस कर ली, इंडस्ट्रियल एनालिसिस कर ली। अब इंडस्ट्रियल एनालिसिस में देखकर हमने क्या करा, लॉन्चिंग स्टेज देखी, कोई स्टॉक इंडस्ट्रियल में जैसे कोई इंडस्ट्री है उसका स्टॉक उठाया हमने, अब उसमें हमने उसकी लॉन्चिंग स्टेज देखी कि कंपनी कब बनी थी एंड कितना कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। उसके बाद हमने देखा ये कंपनी ग्रोथ स्टेज पर है या फिर मैच्योर स्टेज पर है, तो हमें कंपनी मिल गई ग्रोथ स्टेज पर है, वेल एंड गुड। अब हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल्स देखने के लिए हमें कुछ डाटा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये काफी सारा डाटा होता है यहाँ पर, जो आप न्यूमेरिक वैल्यू में भी देख सकते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में डाटा बताऊंगा, जो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, एक एक चीज पिन पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज देखते हैं मार्केट कैप। फंडामेंटल डाटा के अंदर सबसे पहला आता है मार्केट कैप, कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। जितना ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप होगा उतनी ज्यादा कंपनी बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ, जितना ज्यादा किसी भी कंपनी का मार्केट कैप होगा वो कंपनी उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, जनरल सी बात है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ROE। अब भैया ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, इक्विटी बेसिकली मैं अपने पिछली वीडियोस में बात कर चुका था। अब कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना पैसा जनरेट कर रही है उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जितना ज्यादा होगा जनरली उतना अच्छा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, उतने अच्छे रिटर्न आप बना सकते हैं। अब थर्ड की बात करें तो हमारा होता है ROCE। अब ये ROCE क्या होता है, ROCE भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ROCE होता है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितने उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस पे भी कंपनी डिपेंड करती है। अब जनरल सी बात है, जो एम्प्लॉय मतलब जितने ज्यादा एम्प्लॉय होंगे एंड कंपनी उतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही होगी, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब बाई चांस ऐसी कोई स्टेज आती है कि कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को फायर कर दिया एंड वो काम अच्छा कर रहा था, तो कंपनी का वहां पर थोड़ा सा रिटर्न जो है वो डिक्रीज होने को देखने को मिल सकता है। तो ये भी आप डाटा ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम फोर्थ की बात करते हैं तो वो होता है हमारा डेट टू इक्विटी। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है, आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। डेट टू इक्विटी क्या होता है, अब जो यहाँ पर इक्विटी है, जो भी कंपनी है, कंपनी ने अपनी इक्विटी बेचकर कितना पैसा उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंपनी दो तरीके से लोन लेती है, एक लेती है नॉर्मल बैंक से डेप्ट लेती है जिसे हम लोन कहते हैं, दूसरा क्या होता है कि कंपनी अपनी इक्विटी बेचकर पैसा लेती है। ठीक है, इक्विटी देकर और पैसा लेती है, तो वो होता है हमारा डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, जनरली ये एक से कम देखने को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक से कम अगर होगा तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है।
ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो देखिए, कंपनी, कोई भी कंपनी है उसके पास कैश फ्लो कितना है, मतलब अगर कंपनी के पास ऐसे एसेट्स हैं कि लाइक कंपनी को लोन पे करना है या फिर कुछ और काम है, तो कंपनी, उसे बोलते हैं हम करंट रेशियो। लाइक करंट में कंपनी के पास क्या इनकम सोर्स है एंड कितना पैसा आ रहा है, तो वो होता है हमारा करंट रेशियो के अंदर। ये जनरली 1 से, मतलब 1 तक तो होना ही चाहिए, और इससे अगर कम है तो ठीक रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट सेल। प्रॉफिट सेल जनरली आपको पता ही है, प्रॉफिट सेल जितना ज्यादा होगा उतनी कंपनी अच्छी है। कोई भी कंपनी उठा लीजिए, जनरली अगर आपका कोई स्टॉल भी है एग्जांपल के लिए, तो जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब यहाँ पर आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का क्या काम होता है? कैश फ्लो हमें बताता है कि कंपनी के पास कितना पैसा सारा कुछ करने के बाद बचा है। अब मान लीजिए कंपनी ने, आपने देखा कि कंपनी ने प्रॉफिट एंड सेल तो अच्छा है, लेकिन वो सेल होने के बाद कंपनी के पास पैसा आया या नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं सेल हुई 100 करोड़, वो 1 लाख की मैं कह रहा हूँ सेल हुई एग्जाम्पल के लिए, 1 लाख की सेल हुई और ये 1 लाख ही कंपनी के खर्चे में लग गए, ये लाइबिलिटी बन गई उसकी। तो ये होता है यहाँ पर कि कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है, कंपनी कितने कैश लेकर बैठी है, कितना पैसा कंपनी करंट में लेकर बैठी हुई है। अब उसके बाद आता है हमारा पीई रेशियो। अब पीई रेशियो क्या होता है? जनरली पीई रेशियो हम कहते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस टू इक्विटी, नहीं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? यहां पर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता है कि कंपनी महंगी है या फिर सस्ती है। आपको जर्नली क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। आप जब भी किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस सेक्टर की 5 कंपनी उठाइए एंड 5 कंपनी का पी रेशियो देखिए। जिस कंपनी का पी रेशियो, मतलब सबका एवरेज निकालिए, एंड जिस कंपनी का आप पी रेशियो देख रहे हैं, जिस कंपनी को आप प्रेफर कर रहे हैं, उस कंपनी का पी रेशियो उठाइए एंड जो एवरेज निकल आया था उससे डिवाइड कर दीजिए, एंड जो आता है वो अगर 1 से कम है तो आप कंपनी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पीबी रेशियो की बात करते हैं। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू डायरेक्टली रेफर करता है एसेट्स को, कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, जो मतलब कंपनी के पास अभी जो वैल्यू है कंपनी की, उसकी कितनी कीमत है। ठीक है, उसकी क्या मतलब उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, सब लाइबिलिटीज को निकाल के उनके पास एसेट कितना बच रहा है, तो उसे हम कहते हैं पी बी रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे टर्म्स थे जो फंडामेंटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड मैंने आपको बताया किसी भी कंपनी की एनालिसिस को हम कैसे क्या रख सकते हैं। अब देखिए, हर जगह बताते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए एंड स्टॉक उठा लीजिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल मैटर नहीं करते, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एनालिसिस भी होता है, यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस भी होता है, वैल्यूएशन भी होता है, ठीक है, एंड सेक्टरल एनालिसिस भी होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।